हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने जितना भी ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ा उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। जो हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे देखते हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। तो एक्चुअल में होता क्या है ये समझने की छोटी छोटी कोशिश करते हैं, ठीक। ये ज्यादा ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक या बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। ये सिंपल सा एक फॉर्मेट है कि कोई एक पार्टिकल हो यहाँ पे या कोई एक मास है, ठीक है। ये मास पे किसी दूसरे मासेस के थ्रू लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्सेस होगा उसी तरह से किसी तीसरे, अभी एक मास हुआ, इसके मास की वैल्यू m कर लेते हैं या फिर कोई भी पार्टिकल इसे फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं या फिर इसे ओरिजिन पॉइंट ऑफ o कंसीडर, ठीक। इसे फर्स्ट पार्टिकल, इसे सेकेंड पार्टिकल, उसी तरह से कोई थर्ड पार्टिकल हो सकता है, nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो और कोई n नंबर का ये पार्टिकल। तो इस पे सारे पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे। ये पार्टिकल इस पे फोर्स इधर लगाएगा जिसकी वैल्यू F1 वेक्टर होगी। ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन पे लगाएगा F2 होगा, ये लगाएगा अपनी डायरेक्शन में F3 हो जाएगा और ये इस तरह से लगाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, Fn वेक्टर हो जाएगा इस तरह से, ठीक। इन सभी की डिस्टेंस जो होगी ये इस तरह से कुछ r1 वेक्टर, ऐसे कौन सा r2 वेक्टर, उसी तरह से ये कौन सा r3 वेक्टर और इसी तरह से ये कौन सा r4 वेक्टर लगेंगे। तो इस पार्टिकल पे जो समेशन ऑफ फोर्सेस होगा, ये जो टोटल फोर्सेस की वैल्यू है वो इंडिविजुअल के थ्रू अप्लाइड ऑफ फोर्सेस के वेक्टर समेशन के इक्वल होगा। तो जो F नेट होगा वो एक्चुअल में कौन सा होगा, मेरे पास F1 वेक्टर प्लस ओ F2 वेक्टर प्लस ओ डैश 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 Fn वेक्टर के समेशन के इक्वल होगा। तो जहां से हम ये लिख सकते हैं कि i की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही होगी, जो ये वैल्यू होगी ये कौन सा हो जाएगा Fi और ये वेक्टर हो जाएगा और ये F नेट होगा, ठीक। तो ये कहलाता है सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे सब मेरे पास टोटल फोर्सेस की वैल्यू सारे फोर्स मतलब सारे पार्टिकल के थ्रू इंडिविजुअल ऑफ अप्लाइड फोर्सेस के वेक्टर समेशन के इक्वल होता है। किसी भी पार्टिकल में जो टोटल फोर्सेस की वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल पार्टिकल के थ्रू अप्लाइड फोर्सेस के वेक्टर समेशन के इक्वल होता है। ये हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम बताता है, ठीक है। अब चलो यहां तक हो गया। अब इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पे इंटर करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं, तो आप देखना स्टार्ट करना, ठीक। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा, वैसे रफ करता हूं, ठीक। देखो जैसे क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ, चल जैसे इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3 point particle with masses m1 is equal to 4 kg, m2 is equal to 2 kg and m3 is equal to 3 kg are at corner of an equilateral triangle, are at corner of an equilateral triangle of side कितना है L, L की वैल्यू क्वेश्चन में कितना मेंशन है आपको 2 मीटर as shown in figure, find the net force on m2, ठीक। तो क्वेश्चन पे कुछ ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल ये है m2, एक पार्टिकल इधर है और एक पार्टिकल ये, ठीक। ये कौन सा है m1 है, ये m2 है और ये मेरे पास कौन सा है m3, ठीक। तीनों के बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसके हर एक फॉर्मेट में जो इसकी लेंथ होगी वो कैसी होगी, मेरे पास सेम होगी, ठीक। तो मतलब इसकी जो लेंथ होगी ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास एक m1 है, एक m2 है, एक m3 है और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। और क्वेश्चन में एक्चुअल में ना चाहते हुए भी आपको कुछ ऐसा मेंशन किया होता है।
अगर कभी भी वो अपने कोऑर्डिनेट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस इधर लेना है और वाई एक्सिस इधर लेना है, मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि आपको जो सॉल्यूशन है अगर उस पर कहीं वेक्टर फॉर्मेट पॉसिबल है तो वो उस वेक्टर फॉर्मेट में लेना है और जो डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट किया उसी डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो वो क्या चाह रहा है कि M2 के अक्रॉस, किसके क्रॉस, M2 में मेरे पास टोटल फोर्सेस कितना लगेगा। तो आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने फोर्सेस लगेंगे। अगर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करना स्टार्ट किया तो देखो मैं अभी इस L को एलिमिनेट कर देता हूँ, रफ करता हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकेंड पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू ऑफ किसके कारण आएगा, फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू ऑफ फर्स्ट, ये ठीक। उसी तरह से फोर्स ऑन कौन सा आएगा मेरे पास, फोर्स ऑन थर्ड सेकेंड ड्यू टू ऑफ किसके लिए, थर्ड के, ठीक। इसी तरह से आएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक। अब इस पे लगने वाले टोटल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको मालूम है कि F21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही किसके इक्वल होगा, F23 के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। कितना होता है मेरे पास ग्रेविटेशनल, न्यूटन का लॉ आप जानते हो कि F23 की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में कितनी होगी, आपको पता है कि कितना होगा, G इंटू दोनों मासेस का मल्टीप्लीकेशन, तो M2 इंटू कितना है, M3, ठीक। अब यही चीज हमारे पास गड़बड़ हो जाती है, जैसे ही मैं सेलेक्ट किया कि F21 इज इक्वल टू F23, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में M1 और M2 और M3 की मासेस की वैल्यू दी हुई है। अगर दोनों मासेस ये दो और ये दो इक्वल होता तब ठीक होता, तब ये अप्लाई हो सकता था, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इक्विलेटरल पोजीशन पे पार्टिकल है बट मास डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे क्वेश्चन पे मेंशन है कि M1 की वैल्यू 4 kg है, तो M2 की जो वैल्यू है वो कितने kg की है, मेरे पास M2 की जो वैल्यू वो कितने kg की है, 2 kg की, और सिमिलर M3 की जो वैल्यू है वो कितने kg की है, 3 kg की। मतलब हर एक का मास डिफरेंट डिफरेंट है और क्वेश्चन पे L की वैल्यू 2 मीटर रिप्रेजेंट है, ठीक। तो मतलब मेरे पास अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ डेफिनेटली कि मेरे पास ये चीज इक्वल नहीं है, ये चीज इक्वल नहीं। अगर ये दो मासेस इक्वल होते तो मैं ये कहता कि अपने दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल करता और सिर्फ वर्टिकल मिलता, रिजल्टेंट फोर्स इधर। लेकिन अब समस्या है, अब अगर समस्या है तो आप समझो कि अब ये चाह क्या रहा है, एक्चुअल में ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों फोर्सेस यहां से भी तो किसी एंगल पे प्रेजेंट होंगे, जो कि ये भी एंगल 60 डिग्री होगा और ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब अगर देखो तो F23 के दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक इस डायरेक्शन में मिलेगा F23 cos 60 और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर मिलेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी F23 sin 60। सिमिलर, एकदम सिमिलर F21 के दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक F21 cos 60 और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इधर ही मेरे पास कौन सा देखने को मिलेगा, F21 sin 60। यही होगा, यही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब आप देखो जो M2 पे समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू होगी, जो सम ऑफ फोर्सेस किस पे मैं देख रहा हूं, M2 पे देख रहा हूं, किस पे देख रहा हूं, M2 पे, या सम ऑफ फोर्सेस मैं इसको F2 रिप्रेजेंट कर लूं, तो जो F2 की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में कौन सा, पहले देखो मेरे पास कैसा, ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसी है, अपोजिट है। तो ये आई एक्सिस का मतलब कौन सा, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट हुआ और ये कौन सा एक्सिस का हुआ, वाई एक्सिस का। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट या जो नेट फोर्स होगा वो उस डायरेक्शन में अप्लाई होगा जिधर का फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। तो पहले तो मुझे अब ये फाइंड करना पड़ेगा कि F23 की वैल्यू होगी कितनी। तो F23 की वैल्यू कितना होगा, G, पहले का मास कौन सा है, M1, सॉरी F23 देख रहा हूँ ना, तो मास ऑफ सेकेंड इंटू मास ऑफ थर्ड, ये दोनों के बीच में जो फोर्स है तो मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू दोनों का मास का मल्टीप्लीकेशन और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, ये बताओ, L का स्क्वायर।
ठीक। अब अगर ये हुआ तो सिमिलर स्टेप में F21 की जो वैल्यू होगी वो G इंटू कितना हो जाएगा M2 इंटू M1 अपॉन क्या हो जाएगा L का स्क्वायर, ये होगा। ठीक। अब अगर आप देखो तो यहां पर से ये G हुआ, M2 की वैल्यू आपके क्वेश्चन पे गिवन है 2 kg, M3 की वैल्यू है 3 kg और डिस्टेंस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर मतलब 4। और ये वैल्यू आप G की पुट कर सकते हो, कितना है G की वैल्यू अगर आप पुट करो तो कितना लिखोगे आप 6.67 इंटू 10 दी पावर ऑफ -11। जहां पर से इसे आप देख सकते हो कि 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 हो गया और 6.67 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको चुपचाप ऐसा कर। ठीक। अब जब इसको देखोगे तो इसको भी 2 से कैंसिल आउट कर लो तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये 3.3 और ये कितना हो जाएगा 3 और उसके बाद कितना हो जाएगा 5, यही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको दिखेगा तो ये 15 हो जाएगा तो 1, फिर 9 और 10 0, फिर 1, फिर 9 और 10 फिर 0 1, फिर 9 और 10 ये 10.005 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। इतने न्यूटन का ये फोर्स लग रहा होगा। ठीक। सिमिलर स्टेप में इसके लिए देखो तो 6.67 इंटू 10 दी पावर ऑफ -11 G की वैल्यू है और M2 की वैल्यू वापस से 2 kg है और M1 की वैल्यू अब कितनी है मेरे पास 4 kg है और डिनोमिनेटर में L का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4। कई लोग ये डिस्टेंस खोजने लगते हैं, डिस्टेंस हमेशा वही देखना है जिस डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक। तो L का स्क्वायर, अब देखो ये 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल, तो आप इसे लिख सकते हो तो ये कितना हो गया आपके पास 14। ठीक। और ये कितना हुआ 12 और एक कितना हो गया 13, फिर इसके बाद 12 और एक कौन सा हो गया 13, 13.34 इंटू 10 दी पावर ऑफ -11 न्यूटन। तो आप देखो आपके पास F21 ज्यादा है और F23 कैसा है आपके पास कम है, तो इसका ये कंपोनेंट ज्यादा होगा और ये कंपोनेंट कैसा होगा कम होगा। तो मैं लिखते चलता हूं यहां पर से, या फिर मैं इसके बाद कंपोनेंट की वैल्यू लिख दूं क्या, बोलो। चलो ना देख लेंगे, हटाओ, बोलो इसको कितना लिखोगे। मैं लिख देता हूं F23 माइनस F21 और ब्रैकेट के बाहर cos 60 दोनों में है और ये कौन सा हुआ आई के, जो भी होगा माइनस सिंबल अपने आप आ जाए। फिर अगले स्टेप पे कितना लिखना है मेरे पास, अब ये नीचे की डायरेक्शन है तो माइनस का जे कैप लिख दूंगा मैं, तो ये मेरे पास चलो माइनस का भी लिख लेते हैं, तो ये कितना हुआ मेरे पास बोलो F23 प्लस F21 और ये कौन सा हुआ साइन 60 और जे कैप। माइनस सिंबल पहले से लिख दिया हूं इस निगेटिव डायरेक्शन के लिए, नीचे की डायरेक्शन के लिए, माइनस वाई मतलब वाई की डायरेक्शन में कैसा डाउनवर्ड। बस वैल्यू पुट करो आंसर आ गया। बोलो F23 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10.005, बहुत बढ़िया 10.005 माइनस F21 की वैल्यू कितनी है 13.34। अब मेरे पास 10 दी पावर ऑफ -11 दोनों से कॉमन ले लिया, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और ये कौन सा हुआ आई कैप माइनस ये दोनों का समेशन। तो मैं सम डायरेक्टली कर देता हूं तो आपको ये दिख रहा होगा कि मेरे पास ये कितना हो जाएगा 23, कितना हो रहा है 23.345 इंटू 10 दी पावर ऑफ -11 और साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 और ये कौन सा हुआ जे कैप। इसको सॉल्व करो तो F2 की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा ये वेक्टर के फॉर्मेट में ये तुम्हें लिखना है भूल गया। ठीक। अब अगर देखो आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास एक फाइनल आंसर देखने को मिलेगा। मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर लिखता हूं। ठीक है, कितना है -1.6 आई कैप प्लस 20.3 जे कैप और 10 दी पावर ऑफ -11 न्यूटन। आप इसमें से कंप्लीटली सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर से मालूम है कि ये आंसर लगभग लगभग इतना ही आएगा 1.6, क्योंकि आपको देखो ये 3 पॉइंट समथिंग दिख रहा है। ठीक, और इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ठीक, और ये 20.3 तो दिख ही रहा है, ये माइनस में आ रहा है ना, कितना आ रहा है सब्सट्रैक्ट करो 3.33। ठीक,
वही आएगा। अप्रोक्सीमेटली आंसर यही होना है। ठीक, ये हुआ पहले क्वेश्चन का तरीका सॉल्व। अब देख लो इसको अच्छे से, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जो आपको दिखना स्टार्ट हुआ। इसको मैं रफ करता हूं। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखना स्टार्ट हुआ स्क्रीन पे। देखो ये क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है, ये समझने की थोड़ा थोड़ा कोशिश करना। क्या बोल रहा है, थ्री पार्टिकल ईच ऑफ मास स्मॉल है। पिछले क्वेश्चन में मास सेम नहीं था, बट इस बार है मास सेम। ठीक, थ्री पार्टिकल ईच ऑफ मास स्मॉल m आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड कितना है, ए है। ठीक, फाइंड द फोर्स exerted by this system on another particle of mass small m at the center of the triangle। पहला बोल रहा है एंड, दूसरी क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट ऑफ ए साइड। ठीक, तो दो कंडीशंस बोला है कि मेरे पास मतलब थ्री पार्टिकल्स हैं, तीनों के मासेस सेम क्वेश्चन में गिवन है, और कैसा है मेरे पास तीनों को कॉर्नर पे रखा गया है, जिसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स के कॉर्नर है जो कि ए है। ठीक, फोर्स exerted on this system, मेरे पास सॉरी फोर्स exerted by this system on another particle of mass कितना है मेरे पास, स्मॉल m। ठीक, अब उसके बाद वो बोल रहा है कि मेरे पास कैसा है कि पहले स्टेप में उसको ट्रायंगल के सेंटर पे पुट करना है, और सेकेंड स्टेप में किसी भी एक साइड के मेरे पास मिड पॉइंट पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो अब देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से। तो इसके सॉल्यूशन को मैं आपको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करता हूँ, आप बस देखना और बताना। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि थ्री पार्टिकल, कितने पार्टिकल हैं, थ्री पार्टिकल। तो लिख लेते हैं भाई, ये थ्री पार्टिकल, इसके भी मास की वैल्यू m है, इसके भी मास की वैल्यू m है, और इसके भी मास की वैल्यू m है। ठीक, तीनों के साइड की जो लेंथ गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो मेरे पास कितना गिवन है, यहाँ पर a गिवन है। ठीक, अब अगर ये साइड्स a गिवन, क्वेश्चन पे a गिवन है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस वैल्यू को हम 60 डिग्री कहेंगे, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन को बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन था हमारे पास उसके फर्स्ट क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक, जब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता है तो आप उससे लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, देखो अब अगर ये है स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m, ठीक, तो मेरे पास क्या क्वेश्चन पे बोला है कि इसके मिड पॉइंट, कहाँ पे, इसके मिड पॉइंट पे, एक एग्जैक्ट इसी मिड पॉइंट पे, ठीक है, इस मिड पॉइंट पे वो क्या चाह रहा है कि ट्रायंगल के सेंटर पे एक स्मॉल m को फिर से, तो इस पे इस सभी के थ्रू टोटल कितना फोर्स लगेगा, यही बोला है। तो देखो अगर ये बोला है तो फर्स्ट ऑफ पार्टिकल ये इस पे फोर्स लगाएगा कुछ इस तरह से, इस फोर्स की वैल्यू मैं इसे कितना कह लेता हूँ, 1 कह लेता हूँ, इसे 2 कह लेता हूँ, इसे 3 कह लेता हूँ। तो ये फोर्स कौन सा होगा, F1। सिमिलर ये भी फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू F2 होगी, और एक तीसरा फोर्स ये इस तरह से लगाएगा F। ठीक, तो अगर ये इस तरह से है तो आप समझो कि ये 60 डिग्री था, तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा, क्योंकि ये सेंटर पे है 30 पे, ये भी कितना हो गया होगा 30 डिग्री। तो 30 और 30 60, एक ट्रायंगल के टोटल एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो गया होगा 120 डिग्री। सिमिलर ये भी 120 डिग्री होगा, और सिमिलर ये भी 120 डिग्री होगा।
किसी एक पार्टिकल पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों एक दूसरे से अगर इक्वल एंगल पे हैं, तो मुझे अब क्या देखना पड़ेगा? फोर्स। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि मास सेम है और डिस्टेंस भी देखो सेंटर में। अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूं या सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्टेंस मतलब ये बोल रहा हूं तीनों पार्टिकल सेम, ठीक, और वो सेंटर पे रखने की बात कर रहा है। तो सेंटर पे तीनों पार्टिकल का डिस्टेंस कैसा होगा? सेम होगा। और अगर सेम है तो तुम्हें ये मालूम है कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सिमिलर F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। अब अगर आपको अच्छे से याद हो, यहाँ पर से पहले जो आप लामिस थ्योरम पढ़ते थे वहां पर, कि अगर किसी एक पार्टिकल में 3 इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं और इक्वल एंगल पे लगना स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें से उन सभी एंगल का समेशन कितना है? 120 डिग्री, और तीनों एंगल मतलब तीनों एंगल की वैल्यू इक्वल है, मतलब 120 डिग्री पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं एक पार्टिकल पे, तो इनके समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना होगा? 0। अगर एक पार्टिकल में 3 फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है और वो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0, अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम। और नहीं बन रहा है तो आप कंपोनेंट फाइंड करके देख सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक, पहला हो गया। अब फर्स्ट होने के बाद मैं सेकंड की डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो सेकंड मेरे पास क्या बोला था क्वेश्चन पे, कि मेरे पास पार्टिकल को किसी एक साइड के मिड पॉइंट पे रख देना है। ठीक, तो ऐसा मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। ये एम है, ये भी स्मॉल एम है और ये भी स्मॉल। ठीक, मैं यहाँ पर कहीं पर उस पार्टिकल को प्लेस्ड करता हूँ, यहाँ कहीं पर प्लेस्ड करता हूं। तो जब मैं यहाँ पे प्लेस किया तो एक्चुअल में ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे आया? a/2। ठीक, तो इससे भी कितना डिस्टेंस है? a/2। इसे मैं पिछले क्वेश्चन पे फर्स्ट, इसे सेकंड और इसे थर्ड में एज्यूम। मैं अभी इसके लिए नहीं जा रहा हूँ, अपर वाले के लिए मैं कहीं से नहीं देखना चाहता। अब देखो इस पार्टिकल पे जिसका मास कितना है? स्मॉल है, ठीक, जो मेरे पास मूव कर रहा है। तो अगर मेरे पास ये बोल रहा है कि इस पार्टिकल पे मिड पॉइंट पे कितना फोर्सेस होगा, तो सबसे पहले आप देखो सेकंड के थ्रू और थर्ड के थ्रू। सेकंड से देखो जितनी डिस्टेंस सेकंड से इस पार्टिकल की उतनी ही डिस्टेंस थर्ड से भी है। जितनी डिस्टेंस इस पार्टिकल की सेकंड से उतनी डिस्टेंस किससे? थर्ड से। और तो और मजे की बात, दोनों में मास भी सेम है। मतलब F2 इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, तो F3 इस पे किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा। तो तुम्हें ये मालूम है कि F2 का मैग्नीट्यूड F3 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये दोनों के थ्रू अप्लाइड ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F2 वेक्टर प्लस ऑफ F3 वेक्टर की समेशन कितना हो जाएगा? G। और वैल्यू कितनी होगी आपको मालूम है? G इंटू दोनों के मास का मल्टीप्लीकेशन और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो जहां से आप देख सकते हो G इंटू स्मॉल m का स्क्वायर, और ये कौन सा हो जाएगा? a स्क्वायर। और ये तो F2 और F3 तो कैंसिल आउट कर देंगे। समस्या मुझे क्रिएट किया M1। अब अगर M1 क्रिएट किया है तो अब देखो यहां से मुझे यहां तक की डिस्टेंस भी तो चाहिए। देखिए अगर ये a/2 है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक a है, तो मुझे ये कितनी डिस्टेंस होगी? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये वैल्यू होगी a का स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर बाय 4। यही होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। मतलब मेरे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये बेस, अगर मैं बोला तो बेस का स्क्वायर, और होल ऑफ का स्क्वायर रूट मेरे पास परपेंडिकुलर की लेंथ दिखा देगा, जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 a/2 हो जाएगा। तो मुझे यहां से सेकेंड जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इसी फर्स्ट जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इसी डायरेक्शन पे होगा, अपवर्ड। तो F1 की जो वैल्यू होगी
वो g इंटू दोनों का मास सेम है तो m इंटू m और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3a/2 का होल स्क्वायर। जहां पर से ये मुझे कितना दिखेगा g इंटू एम स्क्वायर और ये 3a² तो ये 4 यहाँ पे। तो ये वैल्यू है मेरे पास जब मिड पॉइंट पे है और ये वैल्यू तब है जब सेंटर पे। साइड्स के मिड पॉइंट पे है तब ये वैल्यू है और जब सेंटर पे है तो ये वैल्यू। आप चेक कर लो एक बार। ठीक, किसके अलोंग दिखेगा? m1 के अलोंग ऐसे फर्स्ट वाले। इतना ही फोर्स ये भी इस पे अप्लाई करेगा। ठीक, देख लो एक बार, आप चेक कर लो। चलो इसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईजी कहते हैं। ठीक, मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप जानते हो ना, एकदम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, एकदम सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट ये भी। बट वहां पे रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों दिखता है और वहां पे सिर्फ एक चीज आपको देखने को मिलती है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसा, जैसे अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग और नेगेटिव चार्जेस है तो इनकमिंग। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैसा दिख रहा होगा? इनकमिंग दिखेगा। ठीक, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना उसी तरह का होता है। कई बार इसी चीज को हम कैसा भी कहते हैं? एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यही चीज है एक्चुअली। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? जैसे कोई पार्टिकल जो है वो अपने सराउंडेड में किसी एक डिस्टेंस तक किसी एक ऑब्जेक्ट पे जितना अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस लगाता है, या जो मेरे पास एक पार्टिकल है वो कितना फोर्स पर यूनिट मास फील कर रहा है, वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। जैसे मैं ये बोला कि एक पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल एम, इससे किसी डिस्टेंस पे d डिस्टेंस पे मेरे पास एक स्मॉल मास है जिसकी वैल्यू कितना है m। ये मास इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा, तो जो ये मास फोर्स पर यूनिट मास इस पे अप्लाई हो रहा होगा वो इसका कौन सा फील्ड कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। ठीक, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वही होगा। मतलब किसी एक पार्टिकल के थ्रू किसी दूसरे पार्टिकल पे अप्लाइड फोर्स पर यूनिट मास को हम उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इससे किसी एक डिस्टेंस पे मतलब किसी एक लार्ज ऑफ बॉडीज पे मेरे पास किसी एक डिस्टेंस पे किसी लार्ज बॉडी के किसी एक डिस्टेंस पे या स्मॉल बॉडी भी कंसीडर कर लो, कोई सी भी एक बॉडी कंसीडर कर लो, ये कोई ऑफ मेरे पास ऐसा नहीं है कि ये भरा पड़ा है कि मतलब हाँ यही कैपिटल एम है और यही ये भी इस पे लगा सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हम देखते हमेशा एक लार्ज बॉडी के फॉर्मेट में है, लेकिन ऐसा कभी फिक्स्ड नहीं है। मैं चाहूं तो इसके थ्रू इसमें भी फाइंड कर सकता हूं। ठीक, तो मेरे पास इस फील्ड से मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी एक डिस्टेंस पे मेरे पास अगर जैसे मैं ये बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से किसी एक सराउंडेड में मेरे एक रीजन पे, जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पे खड़े, ठीक, तो यहाँ पर आप मेरे रीजन के अंदर हो तो मैं कितना आप पे इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, मतलब मेरे थ्रू अप्लाइड आपके ऊपर जो फोर्स पर यूनिट मास है वो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां पर का वो ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे अगर मैं ये कहा कि मेरे पास फोर्स पर यूनिट ऑफ मास को हम इसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक, तो अगर ये मेरे पास इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो Eg की भी वैल्यू एकदम किसके इक्वल होगी? फोर्स के इक्वल होगी।
सॉरी वैल्यू बोल रहा हूँ, ईजी की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बोल रहा हूँ, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम जैसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, किसी बॉडी पे के थ्रू किसी बॉडी पे अप्लाइड फोर्स पर यूनिट मास को हम उसका क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक, अब अगर ये चीज कहते हैं तो आप ये समझने की कोशिश करो, यहीं से Eg की जो वैल्यू होगी, F की वैल्यू कितनी होती, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल एम नॉट अपॉन कितना हुआ मेरे पास, D का स्क्वायर अपॉन एम नॉट। तो जहां से एम नॉट कैंसिल आउट हुआ, तो ये जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ये G इंटू कैपिटल M अपॉन कितना हो गया, D का स्क्वायर। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बॉडी पार्टिकल के सिर्फ के मास पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट या दूसरे पार्टिकल के मास पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब मैं कितना खींच सकता हूं ये मेरे मास पे डिपेंड कर रहेगा, ना कि जिस ऑब्जेक्ट को मैं खींच रहा हूं उसके मास पे। ठीक, ये चीज कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, ये कैसा, पार्टिकल के मास से या टेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के मास से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसी चीज को आगे चल के आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखने लगोगे। ठीक, अब ये चीज हुआ। अब ये चीज देखो कि जो ईजी है, जो ईजी है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डी के स्क्वायर से। मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो मैं ये कहूं कि मेरे पास 8 डी की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार पढ़ता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, वहां पे 0 हो जाएगी। और जब की कंडीशन पे मैं d की वैल्यू 0 कर दूं, मतलब एकदम उसके सेंटर पे पहुंच जाऊं, तो जो Eg की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, इनफाइनाइट। और तो और ये मेरे पास बॉडी पार्टिकल जिसका ग्रेविटेशनल, जिसके फील्ड रीजन को मैं देख रहा हूं, उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड और किस में डिस्टेंस पे ग्राफ दिखाने को बोला जाए, तो आपको मालूम है कि जब d की वैल्यू 0 है तो Eg की वैल्यू कितनी हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है। तो यहाँ पे रहेगी इनफाइनाइट को ग्राफ आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप जानते हो कि टू पैरेलल लाइन विल बी नेवर इंटरसेक्ट, इफ इंटरसेक्ट द पॉइंट विल बी लाई एट इनफाइनाइट। तो मेरे पास जो यहाँ पे d की वैल्यू 0 पे Eg इनफाइनाइट आप कैसे दिखाओगे, एक पैरेलल लाइन यहाँ से लेके आओगे जिसपे धीरे 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 आप क्या करना स्टार्ट करोगे, स्लोप को चेंज करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा, तो Eg की वैल्यू क्या होना स्टार्ट करेगी, कम होना स्टार्ट करेगी, और इस तरह से जाते हुए आगे कहीं इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगी। तो ये मेरे पास कौन सा है, 1/d² का ग्राफ। ठीक, ये डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है। अच्छा, ये चीज तो हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रह गया, इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी, बोलो, इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी। तो अगर मैं Eg की एसआई यूनिट को देख रहा हूं, तो फोर्स के लिए हम क्या देखते हैं, न्यूटन, और मास के लिए क्या होता है, केजी। तो हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन पर केजी। सीजीएस यूनिट क्या होगी मेरे पास, तो सीजीएस यूनिट, ओहो फिर से वापस फंस गया मैं इसी में। सीजीएस यूनिट कितना होगा मेरे पास, न्यूटन के लिए क्या लिखते हो, डायन सीजीएस में, और केजी के लिए कितना हो जाएगा, ग्राम। ठीक, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो। तो देखो Eg n का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है मेरे पास, m l t दी पावर ऑफ माइनस, फोर्स के लिए क्या लिखते हो, -2, और मास के लिए वापस से m हो जाएगा। तो एक जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला देखने को मिलेगा
वो L⁻⁻² दिखेगा। ठीक, आगे चल के इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहने लगे। ठीक है, चलो एक बार देख लो। अच्छा, इसको लिखने से पहले है ना, एक इसकी डेफिनेशन तो लिख लो। ठीक, मैं बोलता हूं, लिखना। द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड a body in which its gravitational influence is experienced by other body is the gravitational field of that body is the gravitational field of that body। ये फर्स्ट डेफिनेशन। उसी तरह से दूसरे डेफिनेशन भी लिख सकते हो। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting on a body the gravitational force of attraction acting on a body of unit mass at any point in the gravitational field is defined as the intensity of gravitational field at that point ठीक। उसके बाद एक और डेफिनेशन, या फिर पैराग्राफ चेंज करके वर्डिंग भी बस चेंज हो रही है, लिख लो, क्या दिक्कत है, नोटबुक में 2 लाइन ही तो जाएगी। लिखो, द ग्रेविटेशनल फील्ड is also defined as the force per unit test mass F upon m naught ऐसा। ठीक, placed in the gravitational influence of source mass। इसका एक लास्ट फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएंगे। लिखो, एवरी मास पार्टिकल is surrounded by a space within which its influence can be felt. This region or space is said to be occupied with gravitational field ठीक। चलो, ये थ्योरी लिख लिए, तो अब क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, चलो ये मैं रफ करता हूं थोड़ा सा। चलो भाई, इसका क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद छुट्टी। ठीक है, चलो
क्वेश्चन दिख रहा है ना? चलो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये बोल रहा है, फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम एट डिस्टेंस डी फ्रॉम वन एंड। ठीक, तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मुझे फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है किसी एक पॉइंट के लिए जो कि कैसा है, अलोंग द एक्सिस है थिन रॉड के, जिसकी लेंथ कैपिटल एल है एंड मास कैपिटल एम है, और जो डिस्टेंस है उसके एक एंड से कितना है मेरे पास, डी है। ठीक, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन ये कैसा है मेरे पास, एक डेरिवेशन भी है, एक डेरिवेशन भी है। देखेंगे धीरे धीरे सब देखना स्टार्ट करेंगे, आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा, है ना। हम पूरी चीजें देखेंगे, ऐसा नहीं कि जस्ट टाइम पास के फॉर्मेट में निपटाते हुए चले जाए। ठीक, टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास अंबानी जी की कृपा से डाटा है, सॉरी अंबानी जी बस नहीं, अंबानी जी और पापा जी की कृपा से। ठीक है, पापा पैसे देते हैं, अंबानी जी ने डाटा सस्ता करके दिया है। ठीक, चलो, अब यहां तक तो ठीक है। अब जैसे इसको मैं देखना स्टार्ट कर रहा हूं तो देखो कैसे कैसे इसका बिहेवियर चेंज। क्या बोल रहा है कि एक रॉड है, ले लो भाई एक रॉड, क्या दिक्कत है। रॉड की लेंथ जो है वो कितना है, कैपिटल। इसके किसी एक एंड पॉइंट से डी डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड। ठीक, बहुत, अगर एक मेरे पास ये स्पेरिकल बॉडी होता तो मैं उसके सेंटर से चुपचाप ले आके वैल्यू पुट कर, लेकिन इसके हर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, वेरी कर। डिस्टेंस आप देखो, जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे चाह रहा हूं तो मेरे पास हर एक को डिस्टेंस मेरे पास कैसा कर रहा है, वेरी कर रहा है। डिस्टेंस वेरिएशंस के कारण हर पॉइंट पे मेरे पास, हर पॉइंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट मिले। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट करें, ऐसा। ठीक, अब एक स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट किया जिसके मास की वैल्यू हम लोग कितना कंसीडर कर ले रहे हैं, ये dm कंसीडर। ठीक, इसकी जो लेंथ है इस पूरे रॉड के कारण ये कितनी है मेरे पास, dx कंसीडर कर ले रहा हूं। कितना कंसीडर कर ले रहा हूं, ये dx कंसीडर कर। तो इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस जो है, या फिर यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये कितनी है मेरे पास, x। ये देख लो एक बार। ठीक, चलो, अब अगर ये डिस्टेंस है तो अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, मुझे इसके कारण चाहिए, तो मैं एक स्मॉल पोर्शन के कारण यहाँ पे निकाल लूं। पहले इस स्मॉल पोर्शन के कारण अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार आ जाता है, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेम है ना, और दूसरी क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ही चल रहा है, तो इसलिए बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाता है। ठीक, अब देखो ये डीएम है। ठीक, इसके कारण यहाँ पे मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा ये कैसा होगा, एक स्मॉल ही तो होगा, क्योंकि ये टोटल मास नहीं है, एक स्मॉल मास के लिए काउंटिंग करें। तो जो g इनटू कितना हो गया, dm, और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है मेरे पास, x है, तो x का स्क्वायर। अब देखो एक इक्वेशन दो अननोन, dm भी अननोन है, मतलब कैसा है, सॉरी एक इक्वेशन और दो वेरिएबल है। देखो dm भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और x भी वेरी कर रहा है। ये एक इक्वेशन दो अननोन। ठीक, अब एक इक्वेशन दो अननोन तो नहीं सॉल्व हो सकते, तो मैं किसी एक को तो चेंज करूं, या तो x को m के फॉर्मेट में चेंज करूं या m को x के फॉर्मेट में। तो मुझे ये मालूम है कि ये रॉड एक लीनियर डेंसिटी पे है और यूनिफॉर्म डेंसिटी है। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी तो लेमडा इज इक्वल टू dm बाई ऑफ dx का जो रेशियो होगा, वो स्मॉल पार्टिकल की जो लीनियर डेंसिटी होगी वो पूरे रॉड के लीनियर डेंसिटी के इक्वल होगी। जहां से मैं कंपेयर कर सकता हूं
कि डीएम की जो वैल्यू होगी वो m/l इंटू कितना dx के इक्वल होगा, जहां पर से DEG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G इंटू डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी m/l इंटू dx, और डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर होगा, जहां से DEG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G इंटू कैपिटल M अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा L, और ये कितना हो गया dx बाय ऑफ x का स्क्वायर, और इसका क्या कर देना है इंटीग्रेशन। तो ये भी मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, तो यहाँ पे अब एक ही वेरी कर रहे हैं x, और x का वेरिएशन कहां से कहां तक है, देखो जहां पर मटेरियल नहीं हो वहां पे हमें कोई लेना देना, चाहे मैं इसके कारण यहाँ पे निकालूं या चाहे इसके कारण यहाँ पे निकालूं, तो देखो अगर कहीं पर भी मटेरियल का कोई लेना देना नहीं है तो मेरे पास ये बताओ कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ, d से स्टार्ट हो रहा है और d प्लस एल तक जा रहा है, तो d से स्टार्ट होके d प्लस एल तक जा रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा Eg, g कांस्टेंट है, फिर कितना है कैपिटल M भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट, x की पावर में -2 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर -1 अपॉन माइनस, ठीक, लिमिट कहां से कहां गई है d से d प्लस ओ एल तक, जहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी g इंटू कैपिटल M अपॉन एल, और ये माइनस, जहां पे हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट लिख सकते हैं, ठीक, माइनस 1/ऑफ कितना लिखोगे d लिखोगे, इसे सॉल्व करो तो आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका आंसर होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर से d माइनस डी, और फिर माइनस का l अपॉन d इंटू डी प्लस ऑफ कितना हो गया l हो गया, जहां से ये d और d कैंसिल आउट हो गया, तो Eg इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस सिंबल कैंसिल आउट हो जाएगा, g कैपिटल M, और ये l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, d अपॉन d प्लस l होगा। ये आपके पास एक रॉड के कारण किसी एक d डिस्टेंस पे जो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड दिखेगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास g इंटू कैपिटल M अपॉन d प्लस l। ये चीज जो अभी आपको दिख रही, कुछ देर पहले ही आप क्या किए थे, एक रॉड के कारण किसी पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लगभग लगभग यही था, बस वहां पे उस पार्टिकल का मास आ गया था, याद करो, जस्ट अभी कुछ ही वीडियो पहले, पहली या दूसरी वीडियो पे ही वो क्वेश्चन था, ठीक, देख लो एक बार पूरा कंप्लीटली देख लो। चल हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का इस वीडियो का लास्ट रहेगा। देखो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, फाइंड दी सॉरी टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ small l and mass capital M are placed along the same line so that their closure end are at distance d as shown in figure, ठीक, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रॉड, और दूसरा क्या बोल रहा है, सो दैट मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करना है कि अगर मेरे पास क्या हो डिस्टेंस कहां तक जा रहा हो, इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो जो f की वैल्यू है वो g इंटू कैपिटल M स्क्वायर बाय कितना होगा d स्क्वायर होगा, ठीक। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर मैं इसके क्वेश्चन को ड्रॉ कर देता हूँ, मेरे पास डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ पहले वाले पार्ट का, फर्स्ट का, ठीक, क्या क्वेश्चन पे बोल रहा है कि दो रॉड है, लो भाई हम ले लेते हैं, आइडेंटिकल रॉड है, दोनों की लेंथ कैसी है सेम है, एक और इस तरह से है, ठीक, इसकी भी लेंथ l है, दोनों के बीच का जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है d है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, स्फेरिकल बॉडी होती या पार्टिकल साइज का होता, मैं बोल दिया होता कि आप ऐसे ही कर, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, आप न्यूटन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लॉ अप्लाई करते
और काम खत्म कर देते कि एफ इज इक्वल टू जी इंटू ए स्मॉल एम, या फिर जी इंटू एम का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन अब क्वेश्चन अपनी समस्या प्रोवाइड करना स्टार्ट कर, और समस्या कैसा प्रोवाइड कर रहा है कि अब दोनों रॉड है, देखो हर पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट, मतलब रॉड के हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, वेरी। तो अब अभी इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन में पढ़ा था वो क्या पढ़े थे हमने कि मतलब एक रॉड के कारण किसी एक पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी E इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी, ब्रैकेट में डी प्लस एल, यही था। तो मेरे पास अगर यही था तो मैं क्या कंसिडर करता हूं, इस रॉड के कारण ये फर्स्ट रॉड ले लेता हूं और ये सेकेंड रॉड, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है, हम जानते ही कि नहीं जानते, जानते हैं भाई। देखो अब अगर जानते हैं तो यहां से यहां पे इस पे एक स्मॉल पार्टिकल को मैं जस्ट सेलेक्ट किया जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस। डिस्टेंस आप यहां से भी ले सकते हो, तो फिर रॉड के इस डिस्टेंस, इस कॉर्नर से जो डिस्टेंस आप लिखोगे वो d प्लस एक्स लिखो, और x की वैल्यू 0 से लेके l तक वेरी करो। लेकिन अब जब मैं यहां से डिस्टेंस ले रहा हूं तो डिस्टेंस कहां से कहां वेरी करूंगा, d से d प्लस l तक जाऊंगा, ठीक। तो देखो ये x लिखा, और एक स्मॉल पोर्शन का जो थिकनेस है, ये जो इसको कट किया हूं तो इसकी जो लेंथ है वो dx, इसके मास कितना होगा, टोटल मास का कुछ कम ही होगा तो ये dm लिख दी। तो आपको मालूम है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो किसी भी एक रॉड के किसी एक पॉइंट के लिए आप कितना लिखते हो, g इंटू कैपिटल M हो जाएगा, क्योंकि रॉड का मास कैपिटल M को मेंशन किया है और आइडेंटिकल मास है, अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर x। पिछले क्वेश्चन पे वो d डिस्टेंस पे नहीं फाइंड करना चाहता था, इस रॉड के इस एंड से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, और x प्लस कितना हो गया, यही होगा, कंफर्म। अब अगर ये हुआ तो Eg इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M अपॉन x, ब्रैकेट के अंदर x प्लस l हो। और अगर ये हो गया कि x और ब्रैकेट के अंदर x प्लस l हो गया, तो अब मुझे इसी के लिए फोर्स फाइंड कर लेता हूं, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये टोटल फोर्स का बहुत कम अमाउंट होगा, तो जो मेरे पास df की वैल्यू आएगी एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू स्मॉल पार्टिकल का मास हो जाएगा, क्योंकि Eg की वैल्यू df अपॉन dm थी, ठीक। तो अब यहां से df इज इक्वल टू Eg की वैल्यू कितना हुआ, g इंटू कैपिटल M अपॉन x, ब्रैकेट में x प्लस l इंटू कितना हो गया d, और मैं इसे क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट करता हूं, इसे मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। अब जब इसको इंटीग्रेट करूंगा, आधों के पसीने छूट जाने, आधों के पसीने छूट जाने, और नीट में तो मैं मान के चलता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा ही, नीट में ये क्वेश्चन कभी देखने को ही नहीं मिलता, बोर्ड में तक नहीं मिलता है, ये सीधे जेईई मेंस और जेईई एडवांस पे देखने को मिलेगा। नीट में इस तरह का इंटीग्रेशन वो कभी देखे ही नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन वाले, आपको याद है पार्शियल फ्रैक्शन, वाह, लॉन्ग अप्रोच बताने का है ना। देखो मैं एक बार याद दिला देता हूं कैसा होता है, जब भी इसके रूट्स हमें सेपरेट करने होते हैं x प्लस l को, तो हम क्या बोलते हैं, a बाय ऑफ x, फिर उसके बाद प्लस b अपॉन कितना लिखते हैं, x प्लस l लिख देते हैं, ऐसे दो रेशियो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद अब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए, तो अगर a और b की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे, बोलो, a इंटू कितना लिखोगे, a इंटू एक्स, ऐसा ही लिखोगे, ऐसा ही लिखते हो, या डायरेक्टली आप कर लोगे, मैं रहने दो, a इंटू एक्स प्लस a इंटू एल प्लस b इंटू एक्स, इसके बाद इधर कितना है, 1 है, ये एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब देखो 1 इज इक्वल टू कितना है, x की वैल्यू a, x प्लस b, और दूसरे साइड a इंटू एल, सॉरी x कॉमन ले लो ये दोनों से, तो
a प्लस बी हुआ। x की पावर को कंपेयर करो, x की पावर को कंपेयर करो, कितना होगा बोलो 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 बोलो। x की पावर को कंपेयर करो तो इधर कितना है 0, तो a प्लस बी का समेशन कितना हो गया 0। मतलब मेरे पास a की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ b के इक्वल होगी। ठीक, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, x के पावर में कितना है 0, x के पावर में कितना है 0 है, तो x की पावर में 0 को कंपेयर करो, ये x की पावर में 1 कंपेयर हुआ है, ये x की पावर में कितना कंपेयर हो रहा है 0, तो x की पावर में जब 0 को कंपेयर करोगे तो ये कितना दिखेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एल, यही दिखेगा। तो जहां से a की वैल्यू कितना हो गई 1 बाय एल, तो आप ये जानते हो, इसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 बाय ऑफ एल इंटू एक्स माइनस 1 बाय ऑफ बी की वैल्यू इसके इक्वल और कैसी होगी अपोजिट, 1 बाय एल इंटू एक्स प्लस ऑफ एल हो जाएगा, जहां से 1 बाय एल कॉमन आ जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस ऑफ 1 बाय एक्स प्लस एल होगा ये। तो मैं इसे कैसा लिख सकता हूँ बोलो, इसका इंटीग्रेशन करूंगा और x की वैल्यू अब कहां से कहां तक वेरी करेगी, देखो d से d प्लस एल तक, d से d प्लस कैपिटल एल तक, तो ये f हुआ, जहां पे इसकी वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूँ g इंटू कैपिटल M, बाकी ये मेरे पास कैसा कांस्टेंट है बाहर रख लेते हैं। इसके बाद ये dm भी अभी क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, और मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, अभी रुक जाओ, इसे कितना लिखूंगा बोलो 1 बाय एल ब्रैकेट के अंदर 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस एल, और अभी बचा क्या dm, तो dm की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख दूं क्या, यहीं पे लिख देता हूँ। आपको मालूम है कि dm बाय ऑफ dx की जो वैल्यू होगी वो मास पर यूनिट लेंथ के इक्वल होगी, लीनियर डेंसिटी और यूनिफॉर्म फॉर्मेट है, तो जहां से dm की जो वैल्यू आपको आ रही है वो m बाय ऑफ l इंटू कितना हो रहा है dx, तो आप लिखोगे m बाय ऑफ l इंटू कितना हो गया dx, जहां पर से आप जानते हो कि f इज इक्वल टू, और ये d से वेरी कर रहा होगा d प्लस कैपिटल l तक, तो g इंटू कैपिटल m अपॉन कितना हो जाएगा l का स्क्वायर इंटीग्रेशन d टू d प्लस कैपिटल l लिमिट 1 बाय x माइनस ऑफ 1 बाय x प्लस l इंटू कितना हो जाएगा dx। देखो एक बार मैं उधर का पार्शियल फ्रैक्शन हटाने वाला हूं, इतना देखो पहले, चलो एकदम सही है यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, तो समझो मैं इधर के टर्म को हटाता हूं, ये अभी रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप लिख लेना, आपको पता है मैथमेटिक्स वालों को होता कुछ नहीं है स्पेशल, जिधर एल होता है उसमें से इस टर्म को बाहर ले जाते हो 1 बाय एक्स प्लस ओ, क्या लिखते हो यहाँ पर, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाता है 1 बाय एक्स है, और ये -1 होता तो ये कितना हो जाता -2, सॉरी -1 होता तो ये प्लस हो जाता, ठीक, या माइनस एल होता तो प्लस हो जाता और बाहर एल हो जाता, वो आप कर लेना, तो मैथमेटिक्स में वो पार्शियल फ्रैक्शन करके एक पूरा चैप्टर ही आप देखते हो जेई, ठीक। मैं अभी जस्ट इसलिए दिखा दिया क्योंकि कई बार इस क्लास में नीट वाले भी आ जाते हैं, तो अगर नीट वाले हैं तो उनको ये चीजें देख के ऑकवर्ड ना फील हो, उन्हें ये चीजें मालूम हो, और आप भी अगर भूल गए हो तो बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं बताया, रीजन है क्योंकि उन्हें सब नया नया लगेगा, फिर लगेगा कि बस हो गया हमारे काम का नहीं, ठीक, और काम का ये सबके, तब बोलो ये कितना हुआ मेरे पास f इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन कितना हुआ l स्क्वायर। अगले स्टेप में देखो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्सएल है, जब आपके पास यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इसको बाई पार्ट कर दोगे, क्योंकि बीच में सिंबल कैसा है माइनस, ना प्रोडक्ट रूल लग रहा होगा और ना डिवीजन का रूल लग रहा होगा, सेपरेट करोगे तो आपको जब देखने को मिलेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा 1 बाय एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस एल इंटू डी एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक है, डी से डी प्लस कैपिटल एल तक, अगर ये है
तो आप देखो एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन एल स्क्वायर, और 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि log या ln x हो जाएगा। कौन सा x हो जाएगा? ln x हो जाएगा। और इधर भी कितना होगा? x प्लस एल है, एल कांस्टेंट है। जब आप इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ln x प्लस एल हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तब ये इधर डिनोमिनेटर में आता 1/, लेकिन अभी यहाँ पर कांस्टेंट है तो चुपचाप ऐसा ही हो जाएगा, और ये d टू d प्लस ऑफ l हो जाएगा, जहां से f की वैल्यू कितनी हो गई? g इंटू कैपिटल M अपॉन एल स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे? ये log m माइनस n का फॉर्मेट है, और ये कितना हो जाएगा? log m बाय n या ln m बाय ऑफ n x अपॉन x प्लस l ये होगा। और लिमिट कहां से कहां तक है? d टू d प्लस l के लिए वैल्यू पुट करो, f इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन एल स्क्वायर। लिमिट कितनी है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुट करो वैल्यू। देखो अपर लिमिट में कितना हो जाएगा बोलो? d प्लस एल, यही होगा। अपॉन में कितना? d प्लस एल एक्स, फिर माइनस ln कितना हो जाएगा? फिर से d हो जाएगा, ये d अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा? d प्लस एल। जहां पर से हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं कि मेरे पास f इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन एल स्क्वायर, और ये ln, और ये कितना हो गया? d प्लस एल, और अपॉन में d प्लस कितना हुआ? 2l log m बाय n, तो m बाय n, और फिर ये इससे डिवाइड होगा, ये कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देख लो, देख लो। और जैसे ही ये हुआ तो आप बोल सकते हो कि f इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M अपॉन एल स्क्वायर, और ये ln d प्लस ऑफ l का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? d इंटू d प्लस 2l हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यूएशन किसकी है मेरे पास? f की है। ये वैल्यूएशन किसकी है? f की है, मतलब ये वैल्यू ऑफ फोर्स की है। ये मुझे डिफाइन करने को बोला गया। देख लो एक बार, देख लो। फिर इसी के सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बार आप अच्छे से देख लो इसको पूरा कंप्लीटली। चलो, उसके बाद क्वेश्चन पे ये बोला है कि मुझे प्रूफ करना है, कितना प्रूफ करना था? जीएम स्क्वायर बाय ऑफ डी प्रूफ करना था। ठीक है। ओहो, यहां पर से मैं m को इधर ही छोड़ते चला गया ना, ये m स्क्वायर नहीं लिखा। देखो, हाँ कहीं पर भी नहीं लिखा। ये एम स्क्वायर डायमेंशनली इनकरेक्ट आते थे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़ते हैं। इसको अब मैं रफ करता हूँ, सेकेंड फॉर्मेट में अपने चलते हैं, जहां पे मुझे एक फेस रिप्रेजेंट करना था। तो उस पे देखते हैं कि कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, देखो अगर मेरे पास सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं तो सेकेंड में कितना है कि एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे डी कहाँ पे चला गया है? इनफाइनाइट के क्रॉस चला गया। ठीक, तो अब देखो ये कितना है? g इंटू कैपिटल M का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इधर कितना हो गया? ln, और ये d प्लस ऑफ l का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? d प्लस 2l हो जाएगा। ठीक, अब लोगों को लग रहा है कि मैं इस पे लिमिट पुट करना स्टार्ट करूं और वैल्यू मेरे पास वहां तक चली। देखो, चाहे मैं d को ग्रेटर देन ले लूं या फिर कैसा वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पे पुट करूंगा तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आएगा, और मुझे इनफाइनाइट के टर्म को ही हटाना है। ठीक, तो देखो पहले मैं इसको सॉल्व किया तो जी एम स्क्वायर अपॉन, ये एक साथ है ना, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये एल एन हुआ। इसके बाद देखो मैं यहां से d को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस d को कॉमन लिया, ये बाहर आएगा स्क्वायर से तो स्क्वायर हो जाएगा।
तो L बाय ऑफ डी अंदर बचेगा ये स्क्वायर, और यहां से भी डी कॉमन लूंगा तो वो भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस 2L बाय ऑफ कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, जहां पर से G इंटू कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और ये एल एन, इसे कितना लिखोगे 1 प्लस एल बाय ऑफ डी का स्क्वायर, यही लिखोगे। ठीक, अब देखो मुझे d के स्क्वायर टर्म को चाहिए तो हर जगह पे कुछ भी मत अप्लाई करना, मुझे अब फेस रिप्रेजेंट करना है, तो इसे मैं कैसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 2L बाई डी की पावर में -1। आपको ये मालूम है कि मुझे d बहुत ज्यादा है L से, क्योंकि d मेरे पास टेंडिंग टू इनफाइनाइट मेंशन किया हुआ है, तो देखो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और ये एल एन और ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एल स्क्वायर बाय ऑफ कौन सा हुआ डी स्क्वायर, ठीक, प्लस हो 2L बाय ऑफ डी, और इधर से कितना हो जाएगा, ये अगर बहुत ज्यादा है तो एक्सपोनेंट टर्म को मैं सामने ले आए, कई लोग सोचेंगे यहाँ पर भी ले आ सकते हैं, बिल्कुल ले आ सकते, बिल्कुल ले आ सकते हैं, क्योंकि अगर डी बहुत ज्यादा है तो 1 से ये मेरे पास कैसा बहुत कम है, और अगर ये बहुत कम होता तो मैं ले आ सकता, लेकिन मुझे क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है यहाँ पे डी स्क्वायर चाहिए, तो मुझे एक ही यही तरीका बस 1 माइनस 2L बाई कौन सा हो गया डी। आपको मालूम है फिर से L बहुत ज्यादा ही कम है D के कंपेयर में, तो ये नंबर लगभग लगभग कैसा हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, और अगर नेग्लेक्ट हो गया तो फिर से कितना हो जाएगा G कैपिटल M स्क्वायर बाय ऑफ L स्क्वायर इंटू एल एन, और 1 प्लस ऑफ कितना हुआ ये L स्क्वायर बाय ऑफ D स्क्वायर प्लस ऑफ 2L बाय ऑफ D, और ये मेरे पास जैसे ही निगलेक्ट होगा, जैसे ही ये निगलेक्ट होगा ये तो 1 बस बचेगा। अब देखो अगर 1 बस बचा तो आप समझो कि ये टर्म मेरे पास स्मॉल होते चला जाएगा, अगर ये टर्म स्मॉल है तो इसे भी नेग्लेक्ट मार दो, और जब इसे नेग्लेक्ट मारोगे तो आपको मालूम है कि मेरे पास कौन सा 1 प्लस एल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये टर्म बहुत कम होगा तो 1 से ये और कम होगा और लॉग भी आएगा, तो मुझे ये सब को नेग्लेक्ट करके मैं एल एन 1 प्लस ऑफ कितना 1 प्लस एल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एल स्क्वायर बाई कौन सा लिख सकता हूँ डी स्क्वायर, और जैसे मैं ये लिख सकता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर से अब एक ही तरीका बस बचा है मेरे पास। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो f की जो वैल्यू होगी, सॉरी मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है, तो जो f की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी g इंटू एम स्क्वायर बाय ओ एल स्क्वायर, और ये कितना हुआ एल एन को मैं कितना लिख दिया यहाँ पे एल स्क्वायर बाय ओ डी स्क्वायर, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी जी एम स्क्वायर बाय ओ कौन सा हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू है मेरे पास किसकी, f की, जो प्रूफ करने को बोला था। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर d की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मतलब जो पार्टिकल है वो पॉइंट साइज का है, तो ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो आपको दिख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपको बात करते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह दिख रहा है ना। चलो यहां तक यही रखते हैं बस, अगले पार्ट में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड्स देखेंगे, यहां तक रखें, चलो ठीक है।